लास्ट एपिसोड नंबर 13। खान दवाइयों के जेर असर सुबह से देर से उठा था। इसने कमरे में नजर धुलाई तो कनैन इसे नजर न आई। बेड से उतरकर बाथरूम का रुख कर फ्रेश होकर बाहर आया। कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा। अम्मा, कुनैन कहाँ है? बाहर आते से मुलाजमा को देखते नरमी से पूछा था। बेटा, वो तो सुबह अपने कॉलेज चली गई थी, शायद बच्चे के साथ। मुलाजमा की कही बात पर खान के माथे पर शक्नें उभरी थी। इसे कुनैन और अपनी रात वाली बातें याद आई थी। कहीं सच में तो नाराज होकर ही चली गई। खान खुद से दिल में सोचता परेशान हुआ और नीचे की तरफ बढ़ा। तभी इसे शाहिद आता दिखाई दिया। खान ने इसे अपने पास आने का इशारा किया। कुनैन को कहाँ छोड़कर आए हो? खान मुलाजिम पर नजरें मरकूज किए संजीदा लहजे में पूछने लगा। वो मैडम ने कहा था कॉलेज के बाद वो अपने घर चली जाएगी। अगर खान मुझे लेने आना चाहते हैं तो आ जाए, अगर नहीं तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है। शाहिद ने कुनैन की कही बात इसे बता दी, जिस पर खान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसकी बीवी इससे नाराज होकर गई थी। अच्छा, मैं नाश्ता कर लूं, फिर तुम मुझे ले जाना। डैड नहीं उठेंगे, अभी तक पंचायत थी ना आज। माहिर शहराज खान को मौजूद ना पाकर फिक्रमंद सा पूछने लगे। जी साहब, पता नहीं क्यों नहीं उठे। शाहिद भी से परेशान सा बोला। माहिर सर को खम दे गया। अम्मा, आप मेरा और डैड का नाश्ता तैयार करवाएं, मैं डैड को देख लूं। खान कहते साथ शहराज खान के कमरे की तरफ बढ़ा था, मगर इन्हें जमीन पर गिरा पाकर इसके कदम अपनी जगह जम गए थे। डैड, माहिर ने इन्हें पुकारा, मगर वो इसी पोजीशन में पड़े रहे। खान ने इसकी तरफ बढ़ा, इनका सर ऊपर उठाया तो वो बेजान से पड़े थे। खान ने इनकी नब्ज चेक की जो नहीं चल रही थी। डैड, आंखें खोले, आपको क्या हो गया? खान परेशानी से चीख कर बोला। कुछ मुलाजिम इसकी कमरे की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर को कॉल करो फौरन। खान ने अपने मुलाजिम को फौरन से हुक्म दिया। बस बात में सर हिलाकर जेब से फोन निकाल कर कॉल करने लगे। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां मौजूद था। खान परेशान सा खड़ा था। आई एम सो सॉरी माहिर, तुम्हारे डैड नहीं रहे, ये खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर अफसोदगी से माहिर की तरफ देखते हुए बोले थे। माहिर इन्हें बस देखता रह गया था। डॉक्टर खामोशी से चले गए थे। मैंने आपको ठीक होने का बोला था, मरने का नहीं। खान शहराज खान पास आते हुए बेबसी से बोले थे। मुलाजमों को इनकी मौत का हद से ज्यादा अफसोस हुआ था। शाहिद गाँव में बता दो। माहिर शाहिद को संजीदगी से कहते साथ शहराज खान के पास बैठ गए। कुछ ही देर में जनाजा हो गया। माहिर इस वक्त कब्रिस्तान में बैठा था। शहराज खान की अचानक मौत ने इसे बहुत बड़ा सदमा दिया था। सब मुलाजिम इसकी हालत से बाखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्हें सिर्फ इस पर तरस आ रहा था। कुनैन को कॉलेज से लेने के लिए एहतशाम साहब आए थे। वो इनके साथ घर आ गई थी। जिंदगी में पहली बार कुनैन पूरे रास्ते खामोश रही थी। मेरी बच्ची कुनैन, इरम मोहतरमा से देखते हुए खुश होती से गले लगा गई थी। बेगम, आपने इन्हें खाना खिलाएं, मुझे काम है, शाम में मुलाकात होती है। कुनैन बच्चे। एहतशाम साहब इसके सर पर हाथ रखते हुए नरमी से बोले और इस बात में सर हिला गई। एहतशाम साहब के जाते इरम मोहतरमा ने कुनैन के चेहरे को गौर से देखा था। सब ठीक है ना कुनैन, तुम खान के साथ क्यों नहीं आई? इरम मोहतरमा इसके चेहरे से परेशानी का अंदाजा लगाते हुए पूछने लगी। इन्हें गोली लगी और शायद वो अब कभी भी नहीं आए। कुनैन ने गहरी सांस भरकर धीमे लहजे में इरम मोहतरमा को जवाब देने लगी। मैं मान ही नहीं सकती, वो तुम्हें अभी लेने आ जाएगा। इरम मोहतरमा इसकी बात से इख्तलाफ करते हुए कहने लगी। नहीं अम्मी, वो भी सब मर्दों की तरह निकले, मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे, मगर जब मैंने इन्हें हक नहीं दिया तो वो दूसरी औरत से शादी करने की बात कर रहे थे। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? कुनैन इरम मोहतरमा के पास आकर बैठते हुए गुस्से से बोली। इरम मोहतरमा इसे देखने लगी। जब तुम्हें हक ही नहीं देना चाहती तो इसका नापसंद करती हो, तो फिर क्यों बुरा लग रहा है इसकी दूसरी शादी की बात भी सुनकर? इरम मोहतरमा ने बेख्तियार कुनैन को देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता अम्मी, लेकिन मैं चाहती हूँ वो सिर्फ मेरे रहें। कुनैन नम आंखों से उलझन भरे लहजे में इरम मोहतरमा से कहने लगी। हम जैसी लड़कियों की जिससे भी शादी होती है ना कुनैन, हमें बेशक वो पसंद हो या ना हो, हमें गुजारा करना पड़ता है। किस्मत वालों को प्यार करने वाले मर्द मिल जाते हैं। मर्द अगर औरत के पीछे पागल हो जाए तो सारी उम्र पागल रहता है, मगर अगर औरत ही जब मर्द को नजरअंदाज करती है, मर्द इसे पसंद करे, तो इसे हक न मिलने पर वह हर मर्द की तरह दूसरी औरत के पास जाएगा। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास ही रहे, इसे हक दो। इसका सबसे अच्छी बात है यह है कि तुम दोनों की शादी को महीना हो गया है, इसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। इसी से अंदाजा लगा लोगे वो तन से सच्चे दिल से चाहता है। इरम मोहतरमा से प्यार से समझाने लगी। कुनैन ने सुन रही थी। वो लेने नहीं आएंगे मुझे शायद। कुनैन सर झुका इरम मोहतरमा से बोली। वो मुस्कुरा दी। तुम फोन करके बुला लो, देखना भागते हुए आएगा। इरम मोहतरमा से फौरन से मशवरा देने लगी। कुनैन ने देखा, मुस्कुरा दी। इरम मोहतरमा किचन की तरफ बढ़ गई थी। कुनैन ने फोन निकाला, माहिर का नंबर डायल किया। बेल जाती रही, कॉल अटेंड ना हुई। कुनैन को इसके कॉल ना उठाने पर भी शदीद गुस्सा आया। अब मैं भी नहीं करूंगी, आना होगा तो आ जाएंगे।
کنین خود سے کہتے ساتھ فون میز پر رکھ گئی۔ خان رات کے بعد قبرستان سے واپس گھر لوٹا تو کمرے میں آیا۔ صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ تبھی اماں خان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ خان اب کھانا کھا لے، اس کے بعد یہ دوائی۔ اماں نے خان کو نرمی سے بولا، جس پر وہ سر کو خم دے کر بڑا مشکل تھوڑا سا کھانا کھا سکے اور درد کی وجہ سے اسے دوائی کھا لی اور فون پر نظر ڈالی تو وہ سوئچ آف تھا۔ کنین نے کانٹیکٹ کرنا چاہا، چارجنگ پر لگا دو۔ خان خود سے کہتے صاحب فون کو چارجنگ پر لگانے لگا۔ اس کے آن ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ 5 منٹ گزر چکے تھے، فون آن نہیں ہوا، مگر وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ شاید دوائی کا اثر تھا، اس کا کنین سے رابطہ نہ ہو سکا۔ میں ذرا بشرا کو بلاؤں، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ سعدیہ محترمہ، شاعرہ اور شارق رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سعدیہ محترمہ بولی، آپ بیٹھے، ممانی کو میں بلا کر لاتی ہوں۔ شاعرہ ان کے کہتے ساتھ اٹھ کر بشرا محترمہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جس دن پتہ لگانا نا زہیرہ پھپھو کے ساتھ سب کچھ کرنے والی آپ ہے۔ اس شارق اور تائی نے 1 منٹ میں آپ کو اس حویلی میں نہیں رہنے دینا۔ حریم کے منہ سے نکلے گئے الفاظ نے شاعرہ کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ چپ کرو، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، تم بتا کر ہوگی کہ چچا کے کان زہیرہ کے خلاف میں نے بھرے تھے۔ ہاں بھائی، نہیں ہضم ہوتی تھی مجھ سے اس کی خوشیاں، نفرت تھی مجھے اس سے۔ بشرا محترمہ لہجے میں حقارت لیے حریم سے بولی۔ شاعرہ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال لگا۔ کیوں ممانی، آخر کیوں اتنی نفرت تھی آپ کو میری ماں سے؟ شاعرہ غصے سے چیخ کر بشرا محترمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شاعرہ کی آواز پر حریم اور بشرا محترمہ دونوں نے چونک کر سے دیکھا۔ کیا بگاڑا تھا میری ماں نے آپ کا؟ آپ کی وجہ سے وہ اپنے خاندان سے دور ہو گئی؟ آپ کی وجہ سے میرے بابا کے خاندان والے انہیں ہر وقت ذلیل کرتے تھے؟ ایسا کیوں کیا؟ اتنی نفرت کو 1 منٹ بھی سکون کا نہیں گزار کر گئی اس دنیا میں؟ شاعرہ آنکھوں میں آنسو لیے چیختے ہوئے بشرا محترمہ سے بولی۔ چلانے کی آواز پر شارق اور سعدیہ محترمہ بھی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کیا ہوا شاعرہ؟ شارق اسے روتا دیکھ فوراً سے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ پوچھئے ان سے، انہوں نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ان کی ہستی مسکراتی زندگی تباہ کر دی۔ میری ماں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ شاعرہ شارق کو دیکھتے ہوئے بے بس لہجے میں کہنے لگی۔ شارق اور سعدیہ محترمہ نے پریشانی سے شاعرہ کو دیکھا۔ بشرا محترمہ حریم کی سانس رک سی گئی تھی۔ انہوں نے میرے دادا رحمان کو میری ماں نے خلاف کیا، جس کی وجہ سے نانا برار اور دادا رحمان کی لڑائی ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا انہیں بھگانے کا مشورہ دینے والی بھی یہی عورت تھی۔ شاعرہ بشرا محترمہ کی طرف انگلی کیے چیخ کر بولی۔ شارق اور سعدیہ محترمہ بیج کی نظروں سے بشرا محترمہ کو دیکھنے لگے۔ کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ شاعرہ ان کے سامنے آتے ان کا بازو جھنجھوڑ کر غصے سے پوچھنے لگی تھی۔ چھپ کر لڑکی، ہاں مجھے تیری ماں سے نفرت تھی، کیونکہ میرا شوہر کیا گھر کا ہر فرد اس پر فدا تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا، تو میں نے بھی سوچا اسے ایسا تھپڑ ماروں گی ساری زندگی یاد رکھے گی۔ بشرا محترمہ غصے سے اپنے منہ سے سچائی بیان کر گئی تھی۔ شاعرہ کو دھکا دے گی شارق نے شاعرہ کو سنبھالا۔ شارق کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئی تھی۔ آپ کے پاس 5 منٹ ہے چچی، اپنا سامان پیک کریں، اس حویلی سے دفع ہو جائے۔ میں مزید آپ کو اور آپ کے بچوں کا وجود اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شارق نے سرخ آنکھوں سے بشرا محترمہ کو دیکھ کر دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نکالو گے تم ہمیں؟ میرے شوہر کا حصہ ہے میری اس حویلی میں۔ بشرا محترمہ شارق کے سامنے آ کر غصے سے بولی تھی۔ حویلی میرے نام ہے، آپ کے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہوتے تو خود دھکے مار کر نکالتے۔ میں تمیز سے کہہ رہا ہوں کہ نکل جائے، ورنہ میں جس طرح بھیجوں گا وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ شارق تنے ہوئے صاحب لیے پتھریلے لہجے میں کہنے لگا۔ امی چلیے یہاں سے۔ حریم بشرا محترمہ کو خوفزدہ سے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ شرم آ رہی مجھے تمہیں انسان کہتے ہوئے، بشرا تم اتنی گھٹیا نکلو گی سوچا بھی نہیں تھا۔ سعدیہ محترمہ غصے سے بشرا محترمہ کو مایوسی سے دیکھ کر بولی۔ مجھے اب جیسی نیک پرمین بننا بھی نہیں ہے۔ بشرا محترمہ اپنا سامان غصے سے رکھتے ہوئے بولی، اور وہ دونوں خاموشی سے حویلی سے باہر چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہے ہم کہاں رہیں گے؟ حریم حویلی سے نکلتے ہوئے کہنے لگی۔ آئس بھی ان کے ساتھ تھا، وہ تو اس کے واقعے کے بعد کسی چیز میں بولنے کی جرت بھی نہیں کر رہا تھا۔ سب کچھ کر کے اب کتنے سکون سے پوچھ رہی ہے، بیڑا غرق ہو شاعرہ کا، بالکل ماں کی طرح منحوس۔ خیر میرے میکے والے گھر میں رہیں گی، اس کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ بشرا محترمہ حریم کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولنے لگی، اور دونوں بھی خاموشی سے ساتھ چلنے لگے۔ شاعرہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسے چکر آ گئے تھے۔ شارق اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے لیے موجود تھی۔ سٹریس لینے کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، اس کنڈیشن میں یہ سب ٹھیک نہیں، آپ لوگ انہیں اچھا فیل کروائیں۔ ڈاکٹر شارق کو سعدیہ محترمہ پر نظر مرکوز کیے بتانے لگی۔ جی ٹھیک ہے۔ شارق اس بات میں سر ہلا کر بولا۔ ڈاکٹر چلے گئی۔ شارق نے شاعرہ کو دیکھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ بشرا نے یہ سب کیا۔ سعدیہ محترمہ شاعرہ کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ شارق خاموش رہا۔
तुम इसका ध्यान रखो, मैं जरा नमाज अदा कर लूं। तो कहते साथ कमरे से की तरफ से बाहर बढ़ गई थी। शार्क शायरा के पास आकर बैठा इसे देखने लगा। शार्क ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा, इसकी पेशानी पर लब रख दिए। अचानक शायरा को होश आया और उसने आंख खोलकर शार्क को देखा। शार्क भी इसे देखने लग गया। कैसा महसूस कर रही हो? शार्क इसके होश के आने पर फौरन से पूछने लग गया। शायरा बेबस सर हिला गई थी। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई पहले? शार्क इस पर नजरें मरकूज किए भरपूर संजीदगी से कहने लगा, मुझे सिर्फ माँ ने यही बताया था कि वो बुशरा ताई के कहने पर घर से भागी थी। उन्होंने पूरा साथ दिया था माँ का, लेकिन मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा आप में से कोई यकीन नहीं करेगा। शायरा भराई आवाज में कहने लगी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे नहीं करूंगा? मुझे यकीन है। शायरा भराई आवाज में से नजरें चुराते हुए कहने लगी। शार्क से संजीदगी से देख रहा था। अच्छा तुम अब ये सब मत सोचो, तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। शार्क इसे नरमी से कहते साथ उठाने लगा। शायरा भी इसकी बात मानते खामोशी से बाथरूम का रुख कर गई थी। कुनैन मायूस सी कमरे में बैठी हुई थी। खान का इंतजार करती करती थक गई थी, वो नहीं आया था। कुनैन बहुत जब्त किए हुई थी, न जाने क्यों इसे यकीन था खान आएगा, मगर वो नहीं आया और इसे इस पर शदीद गुस्सा आया था। आप भी बाकी मर्दों की तरह निकले हैं, कुनैन नम आंखों से खुद से कहते साथ सर झटक गई थी। इसे मायूस नजर से एक बार फिर फोन किया, मगर इसकी कोई कॉल नहीं आई थी। दूसरी तरफ खान दुनिया से बेगाना सोने में मसरूफ था। सुबह जब माहिर की आंख खुली तो घड़ी 10 बजा रही थी। इसे फौरन फोन पकड़ा। कुनैन की कॉल देखकर इसने कॉल बैक किया, मगर कॉल अटेंड ना हुई। इसका कॉलेज का ख्याल आते माहिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम का रुख कर गया था। फ्रेश वगैरह होकर वह कमरे से बाहर आया। खान आपका नाश्ता मैंने रख दिया, इसके बाद आपने हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। अम्मा ट्रे मेज पर रखते हुए इसे बताने लगी। वह जवाबन खामोश रहा, नाश्ता करने लग गया। थोड़ा बहुत खाना खाकर वो बाहर आया। खान साहब अस्पताल चलना चाहिए हमें। माहिर के नीचे आते शाहिद इसका मुलाजिम इससे बोला, नहीं तुम मुझे कुनैन के घर ले चलो। माहिर से मना करते बोला बाहर की तरफ बढ़ गया था। शाहिद इसे देखने लग गया। खान साहब आप लापरवाही नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद हम लोग मैम के घर के लिए निकल जाएंगे। शाहिद इसे फौरन से फिक्रमंद सा कहने लगा था। साथ गाड़ी का दरवाजा खोल गया था। खान खामोश रहा। शायद हमेशा से इसका बहुत ध्यान रखता था। बचपन ही से वो माहिर खान के साथ था। खान हॉस्पिटल मौजूद था। डॉक्टर ने इसकी बैंडेज तब्दील की थी, इसे कुछ हदायत दी थी, जिस पर वो बस सर हिला गया था। फौरन से बाहर की तरफ बढ़ गया था। अब ये कार सीधा कुनैन के घर रुकनी चाहिए। माहिर गाड़ी में बैठते शाहिद को हुक्म देने लगा, जिस पर शाहिद अस्बात में सर हिला गया। शायरा उदास सी कमरे में बैठी हुई थी। इसे ज़हीरा मोहतरमा की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। आंखों में नमी छाई हुई थी। शायरा, सादिया मोहतरमा कमरे में आते से पुकारने लगी। शायरा ने इनकी जानब देखा। अगर आपको कोई काम था आप मुझे बुला लेती, आप क्यों आ गई? शायरा लहजे में नरमी समोए इनसे कहने लगी। सादिया मोहतरमा मुस्कुरा दी। मुझे मालूम है तुम्हें ज़हीरा की याद आ रही होगी। मैंने सोचा खुद आ जाऊं। बड़ी मासूमा बहुत अच्छी थी। मुझे बुशरा को अपनी बहनों की तरह समझती थी। मुझे वो बहुत प्यारी लगती थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता कि बुशरा ये सब कर रही है तो मैं इसे बचा लेती, सब ठीक कर देती। सादिया मोहतरमा इसका हाथ हमें से प्यार भरे लहजे में बोली। शायरा आंखों में आंसू लिए सादिया मोहतरमा के गले लग गई थी। मेरी माँ ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया ममानी। मैं बचपन से इन्हें अपने दादा से बेइज्जत होता देखती आई हूँ। अब्बा ना होते तो न जाने मेरे दादा मेरी दादी मेरी माँ के साथ क्या करते। शायरा रोते हुए सादिया मोहतरमा को बोली, इन्हें इन पर शदीद तरस आया था। बस मेरी बच्ची, मुझे भी अपनी माँ समझो, जो होना था वो हो गया। इनके लिए दुआ करो, खुश रहोगी। कभी तुम्हारी माँ की रूह को सुकून तुम इस हालत में देख कर वो सुकून में नहीं होगी। सादिया मोहतरमा इसे अलग करती चेहरे पर हाथ रखे नरमी से बोली थी। शायरा इस बात में सर हिला गई थी। चलो आजो खाना खा लो, सादिया मोहतरमा प्यार से कहते साथ इसे उठाते हुए बोली। शायरा खामोशी से इनके साथ चलने लगी थी। कुनैन कमरे में मायूस सी बैठी थी। कुनैन बेटा आकर खाना खा लो, इरम मोहतरमा इसे आवाज देते हुए बोली। कुनैन होश की दुनिया में आई। मुझे भूख नहीं अम्मी, कुनैन ने जवाब देते साथ पुश्त बेड क्रोन से लगा गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इरम मोहतरमा दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। कौन? दुपट्टा सर पर ओढ़ती वो पूछने लगी। दरवाजा खोले। भारी आवाज पर इरम मोहतरमा परेशान हुई, मगर दरवाजा खोल गई। सामने खान को मौजूद पाकर इनकी परेशानी कम हुई। अस्सलाम वालेकुम। खान एहतरामन इन्हें सलाम किया, हल्का सा मुस्कुरा गई। वालेकुम सलाम बेटा। इरम मोहतरमा ने इसे जवाब दिया, अंदर आने का रास्ता दिया। माहिर खान की नजरें कुनैन को ढूंढने लगी थी। कमरे में है अपने, जाओ मनाओ इसे। इरम मोहतरमा माहिर को किसी को ढूंढता पाकर फौरन से बोली। खान ने एक नजर नहीं देखा, कुनैन के कमरे का रुख कर गया। दरवाजा खोलने पर कुनैन का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। खान को मौजूद पाकर वो एकदम खड़ी हो गई थी।
वो वाकई आ चुका था या इसका वहम था? खान ने दरवाजे को लॉक किया। कोनैन हैरत से इसे देख रही थी। सच में हूँ? माहिर इसके चेहरे के तासरात देख कर इसे बोलता होश में लाया। अब क्यों आए हैं? कोनैन इससे नजर हटाते हुए नाराजगी जाहिर करते बोली। खान इसकी तरफ बढ़ा। डैड की डेथ हो गई थी। माहिर के लफाज पर कोनैन ने इसकी तरफ बेख्तियार देखा। क्या? कोनैन को वाकई सुनकर अफसोस हुआ था। खान इस बात में सर हिला गया। मैं तो कल ही आने का इरादा रखता था, मगर अचानक ही डैड की डेथ हो गई। माहिर संजीदा लहजे में इसके करीब होते बोला। कोनैन इसे देख रही थी। मुझे सुनकर दुख हुआ। कोनैन इस पर नजर जमाए उदासी से बोली। वो जवाबन खामोश रहा। नैन, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। तुम्हारे बगैर एक दिन भी बहुत मुश्किल से गुजार पाया हूँ। माहिर इसके हाथ थामते हुए इस पर नजरें मरकूज किए शिद्दत से बोला। नहीं, आपको तो दूसरी शादी करने वाले थे, तो मेरी क्या जरूरत है? कोनैन मुंह बसूर कर नजरों का ताक़ब दूसरी तरफ करते हुए बोली। मैंने सिर्फ मजाक किया था ताकि तुम्हारे मुंह से इकरार सुन सकूं। मगर माहिर खान ने भी अपनी टक्कर की लड़की से मोहब्बत की थी, जो जिद में बिल्कुल इसी की तरह थी। माहिर लबों पर हल्की सी मुस्कान लिए इसे देखता बोलता कोनैन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। लेकिन अब मैं मजीद जिद नहीं करने वाली। मुझे आपके साथ जाना है, आपके साथ रहना है। मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है। कोनैन इसे देखते हुए भरोई आवाज में मासूमे से बोलती माहिर खान को अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। डोंट वरी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। खान इसकी पेशानी पर अपने प्यार की मुहर लगाते इसे मोहब्बत से बोला था। लेकिन आप वादा करें, आप कभी किसी लड़की का जिक्र भी नहीं करेंगे। कोनैन ने नाक फैलाकर आंखें सिकेड़ कर बोली थी। प्रॉमिस। माहिर खान खुद को तकलीफ पहुंचा सकता है, मगर अपनी नैन को नहीं पहुंचा सकता। माहिर इसके चेहरे पर हाथ रखे लहजे में प्यार सुमाए कहता। कोनैन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। तो क्या ख्याल है मेरी नैन, हमें घर नहीं चलना चाहिए? माहिर इसे आईब्रू झुकाकर देखते हुए कहने लगा। कोनैन इस बात में सर हिला गई। कोनैन और माहिर कमरे से बाहर आए तो नजर टीवी लॉन्च पर बैठे इरम मोहतरमा एहतशाम साहब पर गई। इन दोनों ने भी कोनैन और माहिर को देखा था। अम्मी अब्बा, मैं माहिर के साथ जा रही हूँ। कोनैन इन दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी थी। माहिर की लबों पर भी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। अल्लाह हमेशा तुम दोनों को खुश रखे। इरम मोहतरमा से खुशी से दिल से दुआ देते हुए कहने लगी। अंकल आंटी, मैंने जो सब किया मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों से कब से माफी मांगना चाह रहा था, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माहिर शर्मिंदगी से सर झुकाए माजरत ख्वाह लहजे में माफी मांगने लगा। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने हमारी बेटी कोनैन को खुश रखा, यही बहुत है। हमने तुम्हें माफ किया है। तो शाम साहब ने इसे देखते बेख्तियार बोला। माहिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन कोनैन की आंख में आंसू की वजह तुम बने थे, फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एहतशाम साहब आपकी बार संजीदा लहजे में बोले। माहिर ने कोनैन को देखा, जिसने आंखें दिखा दी। बेफिक्र रहिए, इसका ध्यान सबसे ज्यादा रखूंगा। माहिर कोनैन पर नजर जमाए एतमाद भरे लहजे में कहने लगा। वो भी मुस्कुरा दिए। अब दोनों ध्यान से जाना। एहतशाम साहब इन दोनों से बोले। कोनैन इनसे मिली और इरम मोहतरमा से मिलती वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए थे। माँ बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। शार्क इसके पास आते नरमी से कहने लगा। बस दिल नहीं था। शायरा इसे एक नजर देखकर दूसरी जानब देखती बस यही बोल सकी। अच्छा आ जाओ, लॉन में चलते हैं। शार इसका हाथ थाम के से मुस्कुराते हुए कहने लगा। शायरा ने इसे देखा। लॉन में वॉक करने से क्या होगा? शायरा इसे सवाली नजर से देखते हुए पूछने लगी। शार्क ने इसे उठाया। तुम अच्छा फील करोगी, तुम्हें फिर भूख भी लगेगी। शार्क इसे अपने साथ लगाते हुए कहने लगा। शायरा इसे देखने लगी। वो दोनों लॉन में वॉक कर रहे थे। शायरा की नजर शार्क पर ही मरकूज थी। शार्क ने इसकी तरफ देखा था। कुछ कहना चाहती हो शायरा? शार्क इसकी नजरें खुद पर महसूस करता लहजे में प्यार समाये बोला। शार्क, अगर कभी किसी ने आपको मेरे खिलाफ करने की कोशिश की तो क्या आप मुझसे बदगुमान हो जाएंगे? शायरा इस पर नजरें मरकूज किए इंतहाई संजीदा लहजे में पूछने लगी। तुम्हें क्या लगता है? शार्क ने बदले में इससे पूछना चाहा। शायरा कुछ देर खामोश रही। आप यकीन नहीं करेंगे, आप हमेशा मेरा साथ देंगे। यकीन है, मगर लोग हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं, जैसे माँ और अब्बा को दूर करने की कोशिश की। शायरा इन सब से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। इनकी सोचों में बस वही सब चल रहा था। शायरा किस्मत इन दोनों को एक कर दिया था। लोगों को काम है खुशियों से हसद करना, काम लोगों का नजरअंदाज कर कर एक दूसरे पर सबसे ज्यादा यकीन रखना है। शार्क इसके साथ चलते संजीदगी से समझाने लगा। शायरा इसे देखने लगी और मुस्कुरा दी। मजीद अब तुम इस वाक़े के मतलब कोई बात नहीं करोगी। जो होना था हो गया है। इसकी सजा चच्ची को मिल चुकी है। चचा के बगैर वो सारी जिंदगी रही है। शार्क धीमे लहजे में से कहने लगा। शायरा इस बात में सर हिला गई। चलो आ जाओ, फ्रूट्स खाते हैं। शार्क इसे प्यार से कहते साथ अंदर की तरफ बढ़ गया था। शायरा इसके साथ चलती अंदर की तरफ जाना बढ़ गई थी। कोनैन और माहिर हवेली पहुंच चुके थे। कोनैन कमरे में दाखिल हुई तो कमरे को सजा पाकर इसके बढ़ते कदम रुक गए थे। ये सब
कुनैन परेशान सी कहते साथ माहिर को देखने लगी, मुस्कुराती आंखों से इसे देख रहा था। आपने किया? कुनैन इसे नजरें हटाते हुए कहते साथ अंदर की तरफ बढ़ी थी। पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। हर जगह कैंडल्स रखी हुई थी जो कमरे को बेहद खूबसूरत बना रही थी। कुनैन गुलाब के फूलों की खुशबू को सूंघने लगी। इसे गुलाब का फूल हमेशा से बेहद पसंद था। ठीक है, गुलाब तुम्हें पसंद है, मगर एक अदद शौहर भी मौजूद है इस कमरे में। माहिर इसे सताशी निगाहों से गुलाब को फूलों को देखते हुए बोला। बेख्तियार बोल पड़ा था। कुनैन ने इसे देखा और कहका लगाकर हंस दी। माहिर इसके पास आया, इसे पीछे से हसार में लिया था। कुनैन की हार्ट बीट एकदम तेज हो गई थी। हाथ पैर फूलने लगे थे। इसकी कुर्बत में आते ही हमेशा की तरह कुनैन की जान पर बन गई थी। माहिर ने पलटकर इसका रुख अपनी तरफ किया था। आंखें मीच गई थी। माहिर आंखों में ढेरों जज्बात सटाए इस पर अपनी गहरी नजरें जमाए हुए इसके हर नक्श को देखता चेहरे पर हाथ फेरने लग गया था। माहिर ने झुककर इसकी पेशानी पर होंठों का लम्स महसूस करवाया था। इसकी एक गाल पर अपना नर्म महसूस करवा कर दूसरी गाल पर इसके होंठों पर अंगूठा फेरता माहिर बड़ी बेबाकी से इसके होंठों पर झुक गया था। कुनैन की सांस सीने में अटक गई थी। वो अपनी जगह साकत सी हो गई थी। खान बहुत देर तक खुद को सैर करने के बाद इसके होंठों को आजादी बख्शता इससे लग हुआ था। इसके बालों में भर गया था। कुनैन आंखें बंद किए गैर हालत के साथ इसकी बाहों में मौजूद थी। वो पैर के नाखून तक सुर्ख थी। मैं अपना हक लेना चाहता हूँ। नैन, इजाजत है? खान गंभीर लहजे में इसके करीब होकर कहते साथ इसे मजीद सुर्ख कर गया था। कुनैन खामोशी से बस हल्का सा सर हिला गई थी। माहिर के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो कमरे की लाइट ऑफ करता इस पर झुक गया था। उफ अम्मा, इस कमरे का तो पंखा भी ठीक नहीं चलता, गर्मी लग रही है मुझे। हरीम गुस्से से बुशरा मोहतरमा को देखती बदतमीजी से कहने लगी। ना शुक्री लड़की, शुक्र करो रहने के लिए चाहता है, अगर ये ना होता तो सड़क पर होते। बुशरा मोहतरमा गुस्से से हरीम को घूर कर बोली थी। आपकी हरकतों की वजह से हुआ है ये सब। आपने पप्पो के साथ जो किया था। अब की बार आइस बोला, जिस पर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तेरी गलतियों की हमेशा माफी मांगती आई हूँ। इस शार्क से मुझे कैसी औलाद मिली है जिसने मेरे लिए कुछ भी ना किया, अफसोस। बुशरा मोहतरमा ऊंची आवाज में से बोलती मुंह बनाकर रह गई थी। आइस खामोश हो गया। मुझसे नहीं सोया जा रहा यहाँ पर। रहीम रोनी शक्ल बनाते बुशरा मोहतरमा से बोली। उसे देखने लगी। दफा हो जाओ, फिर यहाँ से बाहर जाकर सो। बुशरा मोहतरमा चिल्लाकर इसे कहते साथ अपना सर पकड़ गई थी। हरीम मुंह बनाकर रह गई थी। 2 साल बाद शाहजल, मेरा प्यारा बच्चा। शायरा नमाज अदा करके अपने 1 साल के बेटे के पास आते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी थी। शायरा को देखकर वो भी खिलखिला उठा था। शायरा ने इसे उठाया और नीचे की तरफ बढ़ गई थी। अभी शाहजल के बाबा आने वाले हैं। शायरा इसे प्यार से कहते साथ नीचे उतरी। टीवी लॉन्च में आती सादिया मोहतरमा वहाँ मौजूद थी। शायरा ने शाहजल इन्हें थमाया और सादिया मोहतरमा इसे प्यार करने लगी। तभी शारक दाखिल हुआ। शाहजल की नजर इस पर गई। सादिया मोहतरमा की गोद में वो भी अभी हंस रहा था। एकदम बिलक कर रोने लगा। शार्क ने सादिया मोहतरमा को सलाम किया। मेरा शेर बेटा। शार्क इसके पास आके से गोद में उठाता मुस्कुराते हुए कहने लगा और वह हंसने लग गया। बहुत तेज है आपका बेटा, बिल्कुल आपकी तरह। शायरा शाहजल के हंसने पर मुस्कुराकर बोली। शार्क ने इसे देखा। मेरा बेटा और मैं दोनों ही मासूम है ना? शार्क ने शायरा को देखते हुए शाहजल से पूछा और वो ऊंचा ऊंचा हंसने लग गया। इसकी हंसी देख सब भी मुस्कुराने लगे थे। शाहजल शार्क शाह इस हवेली की रौनक बन चुका था। सादिया मोहतरमा, शार्क और शायरा तीनों ही इसमें जान बसती थी। उफ अर्शमा, ये कपड़े भी खराब कर दिए। कुनैन इसे अभी चेंज करवाकर मुलाजमा के पास छोड़कर किचन में गई थी। वापस आकर इन कपड़ों को भी खराब देखकर कुनैन बस सर पीट कर रह गई थी, क्योंकि सुबह से चौथा ड्रेस था। पता नहीं क्या गुनाह किया है मैंने। कुनैन रोती शक्ल बनाते खुद से बोलती वार्डरोब से इसके दूसरे कपड़े निकालने लगी थी। माहिर कमरे में दाखिल हुआ। इशारा करके इसे बाहर जाने का बोला। वो खामोशी से चले गई। माहिर कुनैन के पीछे आ गया। तुम्हारा गुनाह मैं गिनवाऊं जो तुम मुझसे दूर रहती हो ना? माहिर गुस्सीली भारी आवाज में इसके करीब आकर बोला। कुनैन ने पलटकर इसका देखा। फिर आपकी गनवाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी और मुझे बहुत काम है। कुनैन इसकी बात पर खासा गुस्सा होती से कहते साथ अर्शमा की तरफ बढ़ी थी। इसे कपड़े चेंज करवाने लगी। खबरदार, जब कपड़े खराब किए तो तुमने, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। कुनैन चेंज करवाने के बाद उंगली दिखाती से घूर कर बोली थी। माहिर इसी पर नजरें मरकूज किए हुए था। अर्शमा जोर से रोने लगी। यार बेटी पर तो रहम खा लो। माहिर इसे देखते हुए अर्शमा को उठाते हुए बोला। कुनैन इसे देखने लगी थी। और जो वो सुबह से मुझे तंग किया हुआ है, काम अलहदा देखने होते मुझे, इसके दुगने काम आपकी ये बेटी मुझसे करवा लेती है। कुनैन मुंह बसूर कर चीजें समेटते हुए इसे कहने लगी। तुम्हारी कुछ नहीं लगती? माहिर इसके पास होते से मजीद तंग करने के लिए कहने लगा। जाहिर सी बात है,
ہمارے منہ سے نکل گیا ہے ماہر آپ کی بھی ہے نا؟ کنین اس کی بات سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ ماہر نے کنین کو قریب کیا۔ بس بہت کر لیا غصہ، اتنے غصے کی وجہ سے تمہاری جان نہیں بنتی، ریلیکس۔ ماہر اس اپنے ساتھ لگائے اسے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا۔ ہاں آپ کی طرح موٹی تو نہیں ہوں نا؟ کنین ناک پھیلا کے اسے کہنے لگی۔ خان نے اس کی گال کو چھوا۔ ابھی ایک پر یہ حالت ہے، سوچو جب 6 مزید بچے ہوں گے۔ ماہر آنکھیں دبا کر شرارت سے بولا، جس پر کنین کا منہ کھل گیا۔ 6 بچے؟ کنین صدمے سے بولی۔ ماہر اس کے تاثرات دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اسے مزید قریب کیا تھا۔ ڈونٹ وری ڈارلنگ، میں مذاق کر رہا تھا، اپنی چھوٹی سی جان پر اتنا ظلم نہیں کروں گا۔ ماہر آنکھوں میں محبت سموئے گھمبیر لہجے میں بولتا ہے، اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ اس کی شرارتی سی اشما بھی مسکرا دی تھی۔ ماہر خان کی زندگی کی خوشیوں سے اس کی نین اور اشما نے بھر دی تھی۔ جی دوستو، خوبصورت ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ چھوٹا سا ناول آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔